बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम बीपीएससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वीडियोस को अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें अभी हम बीपीएससी स्पेशल की ओर जा रहे हैं पूरी तरह से। और बीपीएससी स्पेशल में शुरू से क्रमवार अध्ययन करते हुए अभी हम प्राचीन बिहार के इतिहास की तरफ गए हैं, जिसमें मौर्य वंश है। वैसे तो मौर्य वंश इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है बीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए मौर्य वंश के बारे में जानते हैं और डिटेल से मौर्य वंश के जो 3 प्रमुख शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से ली गई हैं, और मैंने कोशिश करी है कोई अशुद्धि ना हो। फिर भी अगर कोई अशुद्धि हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने का प्रयत्न करूंगा। और बिना समय गंवाए मौर्य वंश की तरफ चलते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। जो नंद वंश था मौर्य से पहले, उसका जो अंतिम शासक था धनानंद, उसको चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जो भी नाम बोले हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री भी थे, उनकी सहायता से इसने धनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। प्रांत की बात करें तो पूरा मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभक्त था। एक था प्राच्य पाटलिपुत्र, दूसरा उत्तरापथ तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और 5वां कलिंग तोसली। विस्तार की बात करें तो चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत पर अधिकार किया था। कला और वास्तुकला की ओर चलें तो अशोक के स्तंभ, यहाँ अशोक लिखा है, माफ कीजिएगा, इसको अशोक पढ़िएगा। अशोक के स्तंभ, स्तूप और गुफाएं, जैसे बराबर की गुफाएं आदि कला और वास्तुकला के उदाहरण है मौर्य वंश के लिए। मौर्य प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रणाली के हाथ में थी और स्थानीय स्वायत्तता भी थी, मतलब केंद्र भी था और राज्य की व्यवस्था थी। समाज की बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता था। बौद्ध व जैन धर्म का विकास हुआ था मौर्य वंश के समय में। मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। राज्य कर टैक्स भाग वसूलता था, कर को भाग कहते थे। प्रमुख स्रोत जो मिले हैं मौर्य वंश के बारे में वो अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य ने लिखा था, और दूसरा इंडिका है जो मेगास्थनीज ने लिखा था, और अशोक के अलग अलग शिलालेख जो मिले हैं उसमें से मिलता है। अब प्रशासनिक अंग की बात करें तो मुख्य अंग में गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग जो था उसको गूढ़ पुरुष बोलते थे उसके अधिकारी को, और मंत्री परिषद भी थी और काफ़ी मजबूत थी। पतन की बात करें तो अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो काफ़ी कमजोर साबित हुए और विशाल साम्राज्य का प्रबंध वो ना कर पाए प्रबंधन ठीक से, और अंतिम जो मौर्य सम्राट था वीरद्रथ, उसकी हत्या हो गई थी। इस तरह से पतन हो गया था मौर्य साम्राज्य का। मौर्य वंश 321 से 184 ईस्वी पूर्व तक रहा। यह प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो भी बोले इनको, की सहायता से की थी, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए यह प्रसिद्ध था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और सम्राट अशोक के धम्म व विशाल विस्तार के लिए भी यह प्रसिद्ध था। तो ये मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाया है, जिसमें आपको मौर्य वंश का एक टू द पॉइंट व्यू मिल जाता है पूरा। और अब आगे हम एक एक करके इसके जो मेन शासक हुए उसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन प्री मेंस से बाहर नहीं जाएगा, आप बस ध्यान से वीडियो को देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बहुत ही मजबूत नींव रखी शासन प्रणाली की, जिस पर चलकर अशोक जैसे महान सम्राटों ने शासन किया। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम है वो एक महान सम्राट और महान साम्राज्य निर्माता के रूप में दर्ज है। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक था। अब इस पे पॉइंट वाइज हम समझते हैं कि क्या क्या किया था इसने। तो 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इनके शिक्षक और प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य जो थे, उन्होंने साम्राज्य स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु घाटी और उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल तक, मतलब कि गंगा घाटी तक क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था, बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से इसका युद्ध हुआ था। तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर से इसने युद्ध किया, और काबुल, कंधार, हेरात, मकरान और बलूचिस्तान का क्षेत्र लगभग उससे छीन लिया या उसे दे दिया गया। उसके बदले में 500 हाथी इसने सेल्यूकस को उपहार में दिया था। जब सेल्यूकस की युद्ध में हार हुई तो ऐसा कहा जाता है कि हेलेना कार्नेलिया, जो सेल्यूकस की बेटी थी, उनसे ही चंद्रगुप्त की शादी हुई मौर्य की, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा, जो उसका राजदूत था, और यही वो मेगास्थनीज है जिसने इंडिका की रचना की,
और ये वो इंडिका है जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिली है। उसके बाद फिर अशोक का शिलालेख। अब अगला जो काम था ये वो इसका ये था कि लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था बनाई, जासूसी प्रणाली बनाई और कर व्यवस्था लागू की थी। पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना है को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया और प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से यह एक था। जीवन के अंतिम में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। इनके गुरु थे भद्रबाहु उनके कहने पे, और ये भद्रबाहु के साथ ही श्रवणबेलगोला चले गए जो कर्नाटक में है, और वहाँ जैन धर्म की एक प्रथा है सल्लेखना विधि। अभी बीच में विवादास्पद था एक बच्चे को लेके, आपने न्यूज़ में सुना होगा। तो जैन धर्म की जो प्रथा है सल्लेखना विधि, उससे ना भूख प्यास से प्राण त्यागना होता है। तो उसी के माध्यम से इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और 298 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो जस्टिन और स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की। वहीं प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्री में मेंस में चंद्रगुप्त मौर्य से आएगा नहीं। अगर प्रशासन की बात आती है मौर्य की तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। तो बिंदुसार को एक महान पिता का पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता यानी कि अशोक का पिता के रूप में जाना जाता है। एक महान पिता का पुत्र और एक महान पुत्र का पिता। बिंदुसार के बारे में समझते हैं। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेड्स मतलब कि अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला या शत्रु संहारक कहा। जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन और वायु पुराण में भद्रसार कहा। इन तथ्यों को सही से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आते जाते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई राजा एंटीयोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम डाइमेकस था। ठीक है, बिंदुसार के मैत्रीपूर्ण संबंध थे किससे? सीरियाई राजा एंटीयोकस प्रथम से। तो बिंदुसार ने उससे सूखे अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक की मांग की थी, जिसके जवाब में एंटीयोकस ने अंजीर और शराब तो भेजी, लेकिन यूनानी कानून का हवाला देकर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो डाइमेकस आया था वो राजदूत था, ना कि दार्शनिक। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था, उसका नाम था डायोनीसियस। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बड़े विद्रोह हुए थे। पहला जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए सुसीम को भेजा था, वो भी उनका पुत्र था, और बाद में अशोक को भेजा था, तो अशोक ने उसे शांत करवाया था विद्रोह को। 2 विद्रोह हुए थे तक्षशिला में बिंदुसार के समय में। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और यह ध्यान रखना है कि आजीवक संप्रदाय जो थे वो मखली पुत्र घोषाल ने उसे बनाया था, जो उसकी शुरुआत की थी। अब है, बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य को संभाला, उसे दक्षिण भारत तक फैलाया, इसीलिए उसे 2 समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आइए, अब चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उनका बेटा बिंदुसार हो गया। अब अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक में तथ्य थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा पेशेंस। सम्राट अशोक। अशोक का पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य है। इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में उसे अशोक वर्धन के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ मैंने टू द पॉइंट्स लिखे हैं, सारे सही सोर्स से लिखे, और यहाँ पे मैंने लाइन में इसलिए लिखा है कि आपको पढ़ने में सही लगे, और अगर इसे याद करोगे तो मेंस में लिख पाओगे। शिलालेखों में देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी, कृपालु स्वभाव वाला कहा गया है इसे, विशेष रूप से मास्की और गुर्जर अभिलेखों में। अशोक का नाम का उल्लेख जो है वो गुर्जरा, मास्की, निट्टूर एवं उद्गोलम अभिलेख में मिलता है। मतलब हर जगह तो देवनाम प्रिय मिल रहा है, कहीं प्रियदर्शी, कहीं अशोक वर्धन, लेकिन ये जो अभिलेख हैं गुर्जरा, मास्की, निट्टूर और उद्गोलम, इसमें जो है इनका नाम एक्चुअल में अशोक लिखा हुआ मिला है। अभिलेखों में ईरानी शैली में देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित भी किया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा के नाम से संबोधित किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से इसको 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में बिंदुसार और महारानी धर्मा या सुभद्रांगी के यहाँ हुआ था। अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। मगध साम्राज्य में एक ऐसा मौर्य जो आए थे बाद में, तो मौर्यों में एक कल्चर संस्कृति सी बन गई थी कि जो राजा होते थे अपने पुत्रों को अलग अलग
क्षेत्रों के जो 5 क्षेत्र थे उनके वायसराय उपराजा बनाते थे। तो उसी में ये पॉइंट जोड़ के पढ़िए कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में, मतलब बिंदुसार के शासनकाल में, उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बड़े विद्रोह हुए, मैंने पहले ही बताया है, जिसे पहले उनके पुत्र सुसीम ने और बाद में अशोक ने शांत किया। इसको फिर से ठीक से पढ़ लीजिए। दीपवंश और महावंश। दीपवंश 4वीं सदी का ग्रंथ है और महावंश 5वीं सदी का। इनको सिंघली अनुश्रुतियां बोलते हैं और सिंघली अनुश्रुति साहित्य भी बोलते हैं। इन दोनों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। हालांकि और कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है, सिर्फ सिंघली अनुश्रुतियों में वर्णन है। ये सिंघली द्वीप श्रीलंका को बोलते थे। तो कहीं कहीं आपको लिखा होगा दीपवंश और महावंश में ऐसा लिखा है कि 99 भाइयों की हत्या की थी, कहीं लिखा है आपको मिलेगा कि सिंघली अनुश्रुतियों में ऐसा कहा गया है या लिखा गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, उसमें अशोक के जीवन का एकमात्र और अंतिम प्रमुख युद्ध था। अशोक ने एकमात्र युद्ध लड़ा है अपने राज्यारोहण के बाद, और वो है 13वें शिलालेख में वर्णित है, जो कलिंग युद्ध था। 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था और मेरे ख्याल से 8वें वर्ष में लड़ा गया था अशोक के राज्यारोहण के, और ये उसका एकमात्र और अंतिम प्रमुख युद्ध था। उसके बाद उसने युद्ध नहीं किया। अत्यधिक नरसंहार के कारण अशोक को भारी पछतावा हुआ, जिसके बाद उसने भेड़ी घोष मतलब कि युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म घोष यानी कि अहिंसा और धर्म की नीति अपना ली। अशोक पहले शैव धर्म को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त का नाम इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल देता हूँ। दिव्यावदान एक ग्रंथ है जिसके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इस तरह से हमने अशोक के कुछ पॉइंट्स को पढ़े। अब आगे के पॉइंट्स को पढ़ते हैं। अशोक के शासन काल के कुछ प्रमुख वर्ष हैं जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, उसको याद रखना है। तो 268 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 261 ईस्वी पूर्व 9वां वर्ष या 8वां वर्ष जहां भी लिखा हुआ आएगा, कलिंग युद्ध हुआ था। 10वां वर्ष में बोधगया की यात्रा की इसने और धम्म यात्रा की शुरुआत की। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की अशोक ने। 13वें वर्ष में शिलालेख में धम्म का उल्लेख किया। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। वहां कर को घटा दिया और 1/8 कर दिया था। इसको आप बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। यहाँ एक छोटा सा नोट है कि अशोक ने ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। ठीक है, अशोक ने जो है उसके द्वारा धर्म का प्रचार किया गया, बौद्ध धर्म का, और उसके बारे में कुछ तथ्य हैं जो आप ध्यान से कर लीजिए। श्रीलंका ताम्रपर्णी के बारे में है कि पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था अशोक ने। वहां संघमित्रा पवित्र बोधि वृक्ष का एक पौधा भी लेके गई थी। हिमालय और कश्मीर की तरफ कैसे भेजा था? तो भिक्षु था, एक बौद्ध भिक्षु थे मध्यम, इनको हिमालय क्षेत्र और कश्मीर वो गंधार भेजा था कि आप जाके बौद्ध धर्म का प्रचार करो। दक्षिण भारत की बात करें तो महिषमंडला या मैसूर की बात होती है। तो महादेव थेरा एक प्राणी था जिसको इसने इस क्षेत्र में भेजा था, मतलब दक्षिण भारत भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पश्चिमी एशिया और ग्रीक राजा की बात करें तो अशोक ने सीरिया के एंटियोकस द्वितीय, मिस्र के टोलेमी द्वितीय, साइरेन के मैगस, मैसेडोनिया के एंटीगोनस और एपिरस के अलेक्जेंडर जैसे ग्रीक शासकों के क्षेत्रों में भी अपने दूत भेजे थे। अन्य क्षेत्र की बात करें तो ऊपर भी लिखा हुआ है, मध्यम को हिमालय भेजा, मध्यंतिका को कश्मीर या गंधार भेजा, महारक्षिता को ग्रीक क्षेत्र भेजा और योना रक्षिता को अपरांतक या गुजरात भेजा। इन सब के माध्यम से ये दूर दराज के क्षेत्रों में धर्म का प्रसार किया गया, बौद्ध धर्म का। अब अंत में आता है कि अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया। इसकी मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हो गई। उसके बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। यहाँ बुरे लिखा हुआ है, उसको आप नजरअंदाज कीजिएगा, थोड़ा टाइपो एरर है। उसके बाद उसके 10 बेटों ने या 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया, जिनमें कुणाल और दशरथ का नाम प्रमुख था। 10 नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। पतन कैसे हुआ मौर्य वंश का? तो मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष का था और अंतिम शासक का नाम बृहद्रथ था। अब पतन का कारण ये था कि जो 10 ये जो उत्तराधिकारी थे अशोक के, ये कोई भी उतने योग्य नहीं थे कि चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक के द्वारा बनाए गए इतने बड़े साम्राज्य को सही से संभाल पाएं, उसकी देखरेख कर सकें और उसका विस्तार कर सकें। इसलिए पतन हुआ मौर्य वंश का। तो दोस्तों, हमने मौर्य वंश को पूरी डिटेल से पढ़ा है, उनके तीनों मेन राजाओं को डिटेल से पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही है। आप इस चैनल को बीपीएससी पाठशाला विद चौहान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको फ़ायदा मिले और 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।